नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल में चुनाव के नतीजे आए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन चुनाव की सरगर्मी अभी भी जारी है। गांधीनगर में कल सुबह बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ऑब्जर्वर के तौर पर वहां मौजूद रहेंगे और भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसके बाद सोमवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भूपेंद्र पटेल एक बार फिर विशाल जन समुदाय के सामने गुजरात के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे। गुजरात में सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। हालांकि विधायकों की राय लेने के लिए भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सुबह ही शिमला पहुंच गए थे। दोपहर में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी के इतने दावेदार सामने आ गए कि फैसला करना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से देर शाम शिमला में कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग हो पाई, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि आलाकमान तय करेगा। हिमाचल में मंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रतिभा सिंह खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी चीफ मिनिस्टरशिप की रेस में हैं। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी है। कुर्सी 1 और दावेदार 4। अब शिमला भेजे गए ऑब्जर्वर परेशान घूम रहे हैं। कल तक कांग्रेस को डर था कहीं बीजेपी उनकी पार्टी न तोड़ दे। आज कांग्रेस को डर यह है कि कहीं उनके अपने नेता कांग्रेस को न तोड़ दें। अब हिमाचल में क्या होगा? जहां मुख्यमंत्री पद के इतने दावेदार हैं, वह सरकार कैसे बनेगी और अगर बन गई तो कैसे स्टेबल होगी? बीजेपी को बागियों ने चुनाव हराया, लेकिन क्या कांग्रेस के नेता कुर्सी के चक्कर में जीत को हार में बदल देंगे? बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी की खामोशी क्या कहती है? और अब कांग्रेस हाईकमान क्या करेगी? इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे आज की बात में। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की जो मीटिंग दोपहर 3 बजे होनी थी, वो टलते टलते रात 8 बजे शुरू हुई। देरी की वजह एक थी, कुर्सी का झगड़ा। झगड़ा तो नतीजे आने के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन आज काफी बढ़ गया क्योंकि विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होना है। हालत यह हो गई कि जब ऑब्जर्वर के तौर पर भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंचे तो हेलीपैड पर उतरते ही उनके सामने नारे लगने शुरू हो गए। जब वो गाड़ी में बैठकर निकले तो प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के सपोर्टर्स ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। ये लोग स्वर्गीय नेता के नाम पर नारे लगा रहे थे। वीरभद्र सिंह को याद कर रहे थे, जिनकी पत्नी प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार है। जब भूपेश बघेल होटल में पहुंचे तो वहां भी प्रतिभा सिंह के सपोर्टर्स मौजूद थे। भूपेश बघेल के सामने प्रतिभा सिंह के सपोर्ट में नारे लगाए गए। हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, रानी साहिबा कैसी हो, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, रानी साहिबा कैसी हो। नारे लग रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजा साहब का नाम रहेगा। राजा साहब यानी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। और दूसरा नारा लग रहा है कि हिमाचल की मुख्यमंत्री कैसी हो, रानी साहिबा जैसी हो। रानी साहिबा यानी प्रतिभा सिंह। यह शक्ति प्रदर्शन का राउंड 1 था। शक्ति प्रदर्शन का दूसरा राउंड तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ऑफिस में विधायक दल की मीटिंग शुरू हुई। मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार सुखविंदर सुक्खू को उनके सपोर्टर्स कंधे पर बिठाकर कांग्रेस ऑफिस लाए। सुक्खू के समर्थक उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे और दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की रेस में उनके नेता की अनदेखी न की जाए।
जैसे ही सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस ऑफिस के अंदर गए, पीछे पीछे विक्रमादित्य के समर्थक भी अपने नेताओं को कंधे पर बिठा कर ले आए। ये लोग भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो वीरभद्र सिंह के परिवार को नजरअंदाज नहीं करने देंगे। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य तो चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यह चुनाव स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर जीता है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके परिवार के सदस्य को ही मिलनी चाहिए। इस वक्त शिमला में क्या हो रहा है, वहां कैसा टकराव है, कैसी तकरार है, अपडेट लेने के लिए सीधे शिमला चलते हैं और अभय पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अभय, इस वक्त का हाल क्या है, यह आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल रजत जी, जिस तरीके की नारेबाजी सुबह से चल रही थी वैसे ही नारेबाजी अभी कांग्रेस दफ्तर में चल रही है। मेरे पीछे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही प्रतिभा सिंह के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले और बैठक खत्म होने के बाद दोनों ही तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जितने एमएलएज हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो यहाँ पर लगातार उनके फेवर में नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यह नारेबाजी हो रही है कि सीएम जो है वो होली लॉर्ड से होगा, यानी कि प्रतिभा सिंह के फेवर में यहाँ पर नारेबाजी अभी भी चल रही है। बैठक जो है वो पूरी हो गई है, करीब 1 घंटे के आसपास ये बैठक चली है। 7:45 बजे बैठक शुरू हुई थी और एक लाइन का प्रस्ताव जो है उस बैठक में पास हुआ है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन चेहरा होगा, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगी। फिलहाल बैठक खत्म है, लेकिन यहां पर नारेबाजी अभी भी लगातार यहां पर चल रही है। और जिस तरह की तस्वीरें यहां पर देखी, क्योंकि ये मीटिंग सुबह 3 बजे होनी थी, फिर इसका समय 6 बजे हुआ और ये इसी वजह से हुआ कि जो ऑब्जर्वर्स दिल्ली से यहां पर पहुंचे हुए थे वो प्रतिभा सिंह और साथ ही विक्रमादित्य जो है वो होटल में जाकर भी उनसे मुलाकात करके आए और उसके बाद सुखविंदर सिंह है वो सुबह से शिमला नहीं पहुंचे थे। शाम को वो यहां पर अपने समर्थकों के कंधों पर बैठकर कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे, अपना उन्होंने दम दिखाया और थोड़ी ही देर बाद विक्रमादित्य भी अपने समर्थकों के कंधे पर बैठकर यहां पर पहुंचे और तब से इसी तरीके का माहौल यहां पर है। एक दूसरे जो समर्थक हैं अपने नेता के फेवर में लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो अबे बड़ी खबर तो आपने दे दी है कि विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है। विधायक दल की मीटिंग में दोनों लोगों के दावे थे, लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला विधायक दल की मीटिंग में नहीं होगा और प्रस्ताव यह पास हुआ है कि हिमाचल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर दावेदारी है। सबसे ज्यादा मुखर है प्रतिभा सिंह। हालांकि प्रतिभा सिंह ने अपनी तरफ से शक्ति प्रदर्शन की जिम्मेदारी अपने बेटे विक्रमादित्य को सौंप दी है। प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की वाइफ हैं, मंडी सीट से लोकसभा की सांसद हैं। और यह बात सही है कि हिमाचल में कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह की लीडरशिप में चुनाव लड़ा। प्रतिभा सिंह ने कड़ी मेहनत की। जब नतीजे पक्ष में आए, कांग्रेस को 40 सीटें मिली, तो प्रतिभा सिंह ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावेदारी कर दी और इसके बाद कांग्रेस में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। प्रतिभा सिंह ने साफ साफ कहा, बार बार कहा कि चुनाव वीरभद्र सिंह का नाम लेकर लड़ा गया, वीरभद्र सिंह की विरासत पर लड़ा गया, तो फिर वीरभद्र सिंह के परिवार को दरकिनार कैसे किया जा सकता है। प्रतिभा सिंह कह रही है कि हिमाचल में कांग्रेस बिखर गई थी, लगातार चुनाव हार रही थी। सोनिया गांधी ने उन्हें सियासत में आने को कहा, वो मंडी से चुनाव लड़ी और जीती। उन्होंने बताया कि असेंबली इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस की जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की, तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर उनकी दावेदारी तो बनती है। हालांकि सब कुछ कहने के बाद प्रतिभा सिंह यह भी कहना नहीं भूलती कि फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है और हाईकमान का फैसला मंजूर होगा। और यह बात सही है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन पास हुआ है। विधायक दल की मीटिंग में फैसला किया गया है कि पार्टी हाईकमान फैसला करेगी और प्रतिभा सिंह को लगता है कि हाईकमान कम से कम उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। इस इलेक्शन में भी सबसे मुख्य बात यही आई कि किस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे।
तो सभी ने ये फैसला किया कि वीरभद्र सिंह मॉडल ही हमारा इलेक्शन में उतरने का मुद्दा होना चाहिए, और उन्हीं के नाम पर हमने इलेक्शन जीता है। आज शायद हम इतनी बहुमत से ना जीत पाते अगर हम वीरभद्र सिंह जी का चेहरा आगे ना लाते, उनके काम ना दर्शाते, उनका योगदान ना लोगों को दिखाते। लोग जानते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू क्लेम कि हमारे को बनाया जाए, उसमें क्या बुरी बात है। जो एक विधायक होगा वो चाहेगा मैं मंत्री बनूं, मंत्री बनेगा तो वो चाहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आशाएं सबकी होगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, काम किया है, मेहनत की है। हालांकि ये पहले से ही तय था कि आज जब विधायक दल की मीटिंग होगी तो उसमें कोई फैसला नहीं होगा, उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा, जैसा प्रस्ताव अब से थोड़ी देर पहले पास हुआ है कि फैसला हाईकमान करेगी। और प्रतिभा सिंह के तेवर कम सख्त नहीं है। प्रतिभा सिंह ने आज कहा कि पार्टी हाईकमान वीरभद्र सिंह की फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होगा कि चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर जीतो और कुर्सी किसी और को दे दो। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमान भी नहीं करेगी। प्रतिभा सिंह हाईकमान से कह रहे हैं कि ये कुर्सी परिवार के पास आनी चाहिए। अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनके बेटे को, वीरभद्र सिंह के बेटे को, विक्रमादित्य सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव जीते हैं। दावेदारी वो भी पेश कर रहे हैं, लेकिन बड़े सधे अंदाज में, संभल कर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की जीत उनके स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह के नाम पर हुई है। इसलिए उम्मीद तो यही है कि पार्टी हाईकमान सही फैसला लेगा। दावेदारी प्रतिभा सिंह तो नहीं कर रही हैं, और भी मुझे लगता है कि ऐसे कोई दावेदारी नहीं कर रहा है। ये जरूर है कि नाम बहुत से प्रोबेबल नेम्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से सीनियर लोग हैं, सब प्रबल है और सब आगे बढ़ने चाहिए, हम सबके साथ है। मगर अल्टीमेट डिसीजन जो है वो हाईकमांड ने करना है, और जो विधायक दल का फैसला होगा, जो विधायक दल चाहेगी, क्योंकि बहुमति जो है प्रदेश की जनता ने तो अपना काम कर दिया है, विधायकों को चुन लिया है। अब विधायक चाहेंगे कि वो अपना नेता विधानसभा में किसको चुने। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का जो एक नाम है वो भी इस चुनावों में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, उससे उस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है। आप देखेंगे आखिरी दिन भी उनके ही नाम से जो है वो वोट मांगा गया। औपचारिक रूप से पार्टी ने उनकी फोटो लगाकर ये बात कही कि मुझे आपने याद रखना है। तो ये सब चीज़ों का फैक्टर है। तो मुझे विश्वास है कि हाईकमांड सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सही फैसला लेगी। लोगों की भावना, हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए जो भी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। इशारों में बहुत बड़ी बात कह गए हैं। इशारों में सब समझ जाएंगे। अब हाईकमान इशारा समझता है या नहीं, क्योंकि प्रस्ताव तो यही पास हुआ है कि फैसला हाईकमान करेगा। और यह बात सही है कि प्रतिभा सिंह ने बहुत मेहनत की। उनके राजनीति में आने के बाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की किस्मत बदलनी शुरू हुई। 2017 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 44 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल की 4 सीटें लोकसभा ने जीती थी। लोकसभा की जो सीटें थी बीजेपी ने जीती थी, माफ कीजिए। तो लगातार हार से कांग्रेस का मोराल डाउन था। असेंबली भी हारे, लोकसभा की 4 सीटें हारे। तो इस दौरान मंडी में लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को टिकट दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगी। मंडी हिमाचल प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री का होम टाउन है, घर है। लेकिन प्रतिभा सिंह ने यह सीट बीजेपी से छीन ली, और इसके 5 महीने बाद इसी साल अप्रैल में सोनिया गांधी ने प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और विधानसभा चुनाव की तैयारियां करने को कहा। प्रतिभा सिंह की लीडरशिप में चुनाव हुआ, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया। हिमाचल में कांग्रेस की जीत 2012 के इलेक्शन से भी बड़ी जीत है। 2012 में कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थी और उस समय वीरभद्र सिंह की लीडरशिप में सरकार बनाई थी। अब प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस को 40 सीटें दिलवाई हैं। जाहिर है वो चाहती हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री पद उन्हें मिले, अगर उन्हें ना मिले तो उनके बेटे को मिले। ये सीट वीरभद्र सिंह के परिवार के पास ही रहे, और कांग्रेस के लिए भी उनकी दावेदारी को खारिज करना आसान नहीं होगा। इसीलिए आज सुबह भूपेश बघेल जब शिमला पहुंचे तो उन्होंने कहा
पार्टी किसी को नाराज नहीं करेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। प्रतिभा जी ने कहा है कि उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता था। वीरभद्र जी की लिगेसी है, उन्होंने कहा कि इतने पुराने हैं और उनका परिवार है, कैसे देखते हैं? देखिए, किसी को निगलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता और सबको साथ में लेके चलने की बात है। हाँ। और सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। तो लग रहा है कोई मुश्किल नहीं होगी सर कांग्रेस के लिए? कोई मुश्किल नहीं। अब सुबह तो भूपेश बघेल कह रहे थे कि कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो शिमला में पहुंचे थे। लेकिन जब शहर में पहुंचे, माहौल की गर्मी देखी, तो समझ गए मामला इतना आसान नहीं जितना वो समझ रहे थे। असल में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के बाद हिमाचल में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कह दिया कि चुनाव संगठन ने लड़ा, संगठन उन्होंने खड़ा किया, इसलिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की दावेदारी तो उनकी भी बनती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ प्रतिभा सिंह के से ज्यादा विधायकों का सपोर्ट है। सुखविंदर सिंह खुद भी नादौन सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि प्रतिभा सिंह अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सुखविंदर ने कहा कि दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला हाईकमान का होगा और आला कमान का फैसला सब मानेंगे। राहुल गांधी जी के द्वारा दिशा निर्देश द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में मेरे द्वारा 6 साल संगठन बनाया गया है और उस संगठन के दम पर आज हमने भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन पॉलिटिक्स है उसका जवाब दिया है। विचारधारा बड़ी होती है, पद छोटा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो जाएगा तो पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि इनका कोई नेता नहीं है, ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब हम चुनाव हिमाचल की जनता ने जिता दिया तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके मुख्यमंत्री भी पार्टी हाईकमान बना देगी जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है, जिसके वो उसमें से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। जो भी विधायक बनता है या विधायक के अलावा और कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है जो 6 महीने के अंदर विधायक बन सकता है, वो सब मुख्यमंत्री बन सकते हैं जिसको पार्टी हाईकमान चाहेगी, पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद होगा। तो सब चाहते हैं कि पार्टी हाईकमान उनको आशीर्वाद दे, लेकिन सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं और पार्टी हाईकमान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चली तो बीजेपी को मौका मिला। आज बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया टीवी के डिबेट शो कुरुक्षेत्र में आए। ये कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में जिस तरह से लड़ाई चल रही है उसे देखकर कई नेता तो कह रहे होंगे कि इससे तो अच्छा था विपक्ष में थे, कम से कम पार्टी एकजुट तो थी। कितनी मजेदार बात यह है कि हम तो गुजरात जीते, अब ये कह रहे हैं हम जश्न नहीं मनाने दे रहे हैं। अच्छा बताइए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आपने हिमाचल की जीत का जश्न देखा? हमने नहीं मनाने दिया कि आपको अपनी पार्टी कार्यालय में, और जहां शिमला में मनाया जा रहा है उसके जश्न का स्वरूप तो पूरे देश में दिख रहा है। मुझे एक लाइन याद आती है सौरभ जी, अटल जी की लाइन थी ना, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। पर कांग्रेस के लिए तो यह लग रहा है हार से ज्यादा जीत में हो जाता हूं भयभीत में, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं के मन में तो यह बात आ रही है कि अगर हिमाचल न जीते होते तो इज्जत ज्यादा ढकी छुपी रहती, अब जीतने के बाद ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है। अब बताइए, प्रतिभा सिंह जी ने ट्वीट कर दिया है कि विधायक निर्णय लेंगे। आंतरिक लोकतंत्र देखिए कितना मजेदार है, विधायक निर्णय लेंगे और आला कमान को इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये 2 पर्यवेक्षक क्या करने गए? भजन करने के लिए गए। वो इन्फॉर्म तो फोन पे भी किया जा सकता था। विक्रमादित्य सिंह उन्होंने कह दिया अब वीरभद्र जी के परिवार से ही होगा। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो जीते हैं, ये जीतने के बाद इनकी जीत ज्यादा अच्छी है या हार ज्यादा अच्छी थी। मतलब मैं एक लाइन और कह दूं सौरभ जी, इनको इसमें किसी प्रकार की कोई दरार नहीं दिखेगी, चाहे सुक्खू जी हो, मुकेश अग्निहोत्री जी हो, विक्रमादित्य जी हो और रानी साहिबा प्रतिभा जी हो, क्योंकि इनकी हालत वो हो गई है कि हिमाचल में नहीं किसी कांग्रेसी को दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं इतने इश्तेहार। और मान लो वो ये कह रहा है, ये रश्क जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था है मेरे परवरदिगार। तो उसे लग रहा होगा विपक्ष में ज्यादा एकता थी, सत्ता में आके आने वाले समय में क्या होगा वो देखने की बात। वैसे शिमला में जो हो रहा है वो कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की नारेबाजी हम कर्नाटक में देख चुके हैं, राजस्थान में देख चुके हैं। अशोक गहलोत के सपोर्टर्स ने अब से थोड़ी देर पहले की बात है हाई कमान के पर्यवेक्षकों को खाली हाथ लौटा दिया था। विधायक दल की मीटिंग ही नहीं हो पाई थी। आज शिमला में इसी तरह की तकरार देखने को मिली।
हालांकि मीटिंग हो गई, फैसला हो गया, लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा की सफलता है कि दिन भर की मेहनत के बाद पार्टी के नेताओं को एक लाइन का प्रस्ताव पास करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। असल में कांग्रेस की यह परंपरा है कि विधायक दल की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हो जाता है कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला विधायक हाईकमान पर छोड़ देते हैं, फिर दिल्ली से नाम तय होता है। यह परंपरा उस वक्त तो ठीक लगती है, विधायक आसानी से एक जमाने में मान भी लेते थे, लेकिन यह तब तक था जब तक हाईकमान की लोकप्रियता थी, कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार का दबदबा था, कैंपेन में हिस्सेदारी थी, जब तक लोगों को लगता था कि हम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब लोकल लीडर्स मेहनत करते हैं, पार्टी को जिताते हैं, तो अपने नेता का फैसला भी खुद करना चाहते हैं। और शिमला में आज दिन भर यही देखने को मिला। राहुल गांधी तो हिमाचल में गए भी नहीं, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा भी नहीं लिया, जीत की बधाई ट्विटर पर दे दी। इसके बाद भी वो चाहते हैं कि हिमाचल में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला वो करें। इसकी वजह है कि वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन गांधी नेहरू परिवार के तौर तरीके नहीं बदले। राहुल गांधी ने हिमाचल के कैंपेन के लिए भारत जोड़ो यात्रा से छुट्टी नहीं ली, लेकिन आज वो अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रणथंभौर पहुंच गए। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी रणथंभौर में ही हैं। चूंकि परिवार एक साथ है, तो हिमाचल के सीएम का फैसला इस बार दिल्ली से नहीं रणथंभौर से होगा, और हो सकता है कि आज रात को हो जाए, हो सकता है कल तक हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाए, हो सकता है हिमाचल में कांग्रेस की मुश्किल खत्म हो जाए। और दुआ करनी चाहिए कि एक परमानेंट सॉल्यूशन मिले, स्टेबल सरकार बने। कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन राहुल गांधी को छुट्टी पर रहने की आदत है, और कांग्रेस का की प्रॉब्लम यह है कि उसके नेताओं का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, जो कभी छुट्टी नहीं लेते। नरेंद्र मोदी को न मुख्यमंत्री हटाने में देर लगती है, न बनाने में। गुजरात में मोदी बता चुके हैं कि भूपेंद्र पटेल एक बार फिर चीफ मिनिस्टर होंगे, इसलिए कहीं कोई झगड़ा झंझट नहीं है। कल राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और येदियुरप्पा जाएंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, औपचारिकता पूरी की जाएगी, और उसके बाद भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। आज भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपने की औपचारिकता पूरी की। अब 12 दिसंबर को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर शामिल होंगे। गुजरात में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की उस सेरेमनी को भी बीजेपी ऐतिहासिक बनाना चाहती है। मजे की बात है कि यहां कांग्रेस में कहीं कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि पार्टी इतनी सीटें भी नहीं जीत पाई कि पार्टी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर दावेदारी जता जा सके। मगर कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक हार को कबूल करने के बजाय गुजरात में नए नए तर्क खोज रही है। आज जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत पूरी की पूरी केंद्र सरकार गुजरात के चुनाव में लगी रही, इलेक्शन कोड का वायलेशन किया, इसके कारण बीजेपी जीती। और इसके बाद जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुई। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अकेली थी, अरविंद केजरीवाल और ओवैसी बीजेपी के साथ थे, इसलिए कांग्रेस की ऐसी बुरी हार हुई। हालांकि जयराम रमेश बार बार ये कहते रहे कि वो हार के बहाने नहीं बना रहे, लेकिन जो कह रहे थे कि कांग्रेस को केजरीवाल और ओवैसी ने नुकसान पहुंचाया, बीजेपी की मदद की, ये बहाना नहीं तो और क्या है। गुजरात में एक तरफ बीजेपी का अलायंस था, जिसमें एमआईएम और आम आदमी पार्टी भी शामिल थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस था। ये बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबला नहीं था, ये बीजेपी, एमआईएम और आप एक तरफ और कांग्रेस पार्टी एक तरफ। दूसरी बात, राज्य सरकार की सारी संस्थाएं, केंद्र सरकार की सारी संस्थाएं लगे हुए थे पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को मदद करने में, और हमने कई शिकायतें की, पर उन शिकायतों का नज़रअंदाज किया गया है। और
तीसरी बात, G20 को छोड़िए, G2 लगे थे गुजरात के अभियान में। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने रोड शो की, मैं बहाने बनाना नहीं चाहता हूँ, निराशाजनक है। हमारा वोट शेयर 27% है, आज भी 40% से कम हुआ है। मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, पहचानता हूँ, 27% वोट शेयर कम नहीं होता। एक चुनाव में वो 27%, 40% भी हो सकता है। और हमें अभी वक्त है आत्मचिंतन का, नए नेतृत्व को लाने का गुजरात में, एकजुट होने का। गुजरात में जनता के मुद्दे हैं, वो चले नहीं गए हैं। और एक भय और डर का वातावरण जो पैदा किया गया था, उसका भी आप नतीजा देख रहे हैं इन इलेक्शन रिजल्ट में। क्या वाकई में गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी और ओवैसी के वोटों के कारण हारी? इसकी फिगर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गुजरात में वहां के लोकल कांग्रेस लीडर क्या कह रहे हैं वो भी सुनने लायक है। कांग्रेस के बड़े लीडर भरत सिंह सोलंकी ने आज कहा कि लोगों ने वोट तो कांग्रेस को ही दिया, पता नहीं कैसे वो बीजेपी के खाते में चला गया। भरत सिंह सोलंकी ने ईवीएम पर शक जताया, कहा दुनिया के कई देश ईवीएम का इस्तेमाल करने से इनकार कर चुके हैं। हमें तो अभी भी ये लगता है कि मतदाताओं ने जरूर कांग्रेस को ही वोट दिया है। ऐसा सचमुच में हुआ, कोई गड़बड़ी है या कुछ वजह है? कैसी गड़बड़ी, मतलब वही हम जानना। कुछ भी हो सकता है। पूरे विश्व में ईवीएम के बारे में शंका कुशंकाएं होती रही है, न अकेले भारत में या न अकेले गुजरात में, वो विश्व के रशिया से लेके दूसरे कंट्रीज में भी जाएंगे तो ईवीएम के बारे में काफी लोगों को शंका कुशंकाएं होती है। ये नहीं हो पाई, इसकी जो भी वजह है, जैसे एग्जिट पोल में आप एडवांस में देखते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, उसी तरह ये पोल के बाद भी विश्लेषण किया जाएगा। हम जनता के बीच भी जाएंगे, लोगों के बीच भी जाएंगे, मतदाताओं के बीच जाएंगे, सभी गुजराती के बीच जाएंगे, हर क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और सौराष्ट्र में भी जाएंगे और ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या हुआ सचमुच में, कैसे हुआ और इतना मतलब कम सीटें आई। एक बात तो ये है कि बीजेपी ने जो चाहा, जो कांग्रेस के वोट थे उसको डिवाइड करने के लिए, तो दूसरी पार्टियों जैसे बी टीम आम आदमी को ले आए, ओवैसी को ले आए भारतीय जनता पार्टी वाले, और कांग्रेस के वोट को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। ये बात तो सबके सामने आ गई है। अब भला भरत सिंह सोलंकी से कोई ये पूछे कि अगर गुजरात में ईवीएम ने हराया तो हिमाचल में कांग्रेस के पास बहुमत कहां से आया? क्या हिमाचल में बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी? इसलिए कांग्रेस के नेता अब जो तर्क दे रहे हैं, अगर उन्हें फिगर्स के दम पर देखा जाए तो ये तर्क कहीं नहीं ठहरते। आंकड़े देखने से लगता है कि गुजरात में कांग्रेस जमीन पर कहीं थी ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार गुजरात में कांग्रेस उन सीटों पर हार गई जो उसने आजादी के बाद से कभी नहीं हारी थी। ऐसी 6 सीटें हैं: आणंद की बोरसद, खेड़ा की महुदा, सूरत की मांडवी, तापी की व्यारा, भरूच की झगड़िया और छोटा उदयपुर की पावी जेतपुर असेंबली सीटें। ये सारी की सारी सीटें बीजेपी ने 70 साल में पहली बार जीती हैं और इनमें से मांडवी, व्यारा और झगड़िया की सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व थी। तो पावी जेतपुर सीट पर भी आदिवासी वोट काफी संख्या में है। बीजेपी ने इस बार गुजरात की उन 3 सीटों को भी जीत लिया जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं और जहां अब तक बीजेपी कभी नहीं जीती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के 44 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। गुजरात के 33 में से 24 जिले ऐसे थे जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, एक भी सीट नहीं मिली। गुजरात की 10 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में से बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली हैं। गुजरात में मुसलमान परंपरागत तौर पर ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों की 80% सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस अब तक बीजेपी को शहरी इलाकों की पार्टी कहती थी, लेकिन गुजरात के रूरल इलाकों में जो 92 सीटें आती हैं, उन 92 सीटों में से
75 सीटों पर बीजेपी ने इस बार जीत दर्ज की है, 92 में से 75 रूरल सीट्स। जबकि पिछली बार बीजेपी ने सिर्फ 36 रूरल सीटें जीती थी और कांग्रेस को पिछले इलेक्शन में ग्रामीण इलाकों की 50 सीटें मिली थी। इस बार बाजी पलट गई, ग्रामीण सीटों में कांग्रेस सिर्फ 11 पर सिमट गई। कांग्रेस ने अपनी हार के लिए ओवैसी और आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सच है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात के ग्रामीण इलाकों में जो 3 सीटें जीती हैं, वो तीनों सीटें उसने बीजेपी, कांग्रेस और भारतीय ट्राइबल पार्टी से छीनी है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने केजरीवाल और ओवैसी के साथ मिलकर कांग्रेस को हरा दिया। अब इसकी सच्चाई भी मैं आपको बताता हूं, आंकड़े क्या कहते हैं यह समझने की जरूरत है। गुजरात में आम आदमी पार्टी 181 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 5 सीटें जीती। 126 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। 14 सीटें ऐसी थी जहां आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले, यानी कम से कम 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार नहीं बना सकती। 140 सीटें। गुजरात की 37 सीटें ऐसी थी जहां आम आदमी पार्टी ने दूसरे दलों की हार जीत तय की, सिर्फ 37, और इनमें से भी 31 कांग्रेस की और 5 बीजेपी के दबदबे वाली सीटें थी। जबकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी को नुकसान पहुंचाया। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिले वोट जीत हार के मार्जिन से ज्यादा थे। और बड़ी बात यह भी है कि 13 सीटें ऐसी भी हैं जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस को मिले वोट जीत के अंतर से ज्यादा हैं। यानी इन 13 सीटों पर कांग्रेस ने केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार को हराया। हां, यह सच है कि कुल 23 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और आम आदमी पार्टी को मिले वोट जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। इसीलिए गुजरात के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने कहा कि गुजरात में केजरीवाल को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। केजरीवाल नेता है कि क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने, देश की जनता ने भी देखा टीवी पर कि वो कुछ चैनलों को एक कागज में कोई फिगर लिख के दे रहे थे कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, कांग्रेस 5 पर चली जाएगी, बीजेपी हमारे पीछे रहेगी। ऐसी बचपना हरकत, ऐसी छोटी हरकत मैं नहीं मानता कि कोई नेता को करनी चाहिए। उनकी बात करने का उनका अधिकार था, की भी बहुत प्रचार किया, रैलियां की, सभाएं की, हर डिस्ट्रिक्ट में घूमे, लेकिन जिस प्रकार का उनका वर्तन था, उनका एटीट्यूड था, वो गुजरात की जनता ने देखा कि ऐसा आदमी तो हरगिज गुजरात में उसको नहीं चलने देना है। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो इस बात में क्लियर हैं। अब गुजरात के ऐतिहासिक नतीजों के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ और कितना बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार बीजेपी को लोगों ने इतना दिल खोलकर वोट दिए। 10 सीटों पर बीजेपी 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीती है। असेंबली इलेक्शन में जीत का यह मार्जिन बहुत बड़ी बात है। लोकसभा इलेक्शन में अगर 1 लाख वोटर से कोई जीतते तो उसे बड़ा माना जाता है। यहां असेंबली सीटों में 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन है और भूपेंद्र पटेल अपनी सीट पर 2 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीते। 41 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी की जीत का मार्जिन 50,000 से ज्यादा है। गुजरात में इस बार बीजेपी की जीत का एवरेज मार्जिन 44,535 वोट का रहा, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का मार्जिन करीब 30,000 वोटों का था। कांग्रेस ने जो 17 सीटें जीती हैं उनमें जीत का एवरेज जो मार्जिन है वो 10,000 वोट से कम का है, जबकि 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत का एवरेज मार्जिन 13,341 वोट का था। तो इससे साफ है कांग्रेस का वोट बेस इस बार बहुत कम हो गया और यह बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। इसमें केजरीवाल और ओवैसी का कोई लेना देना नहीं है। गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने कहा कि कांग्रेस कुछ भी बहाने बना ले, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को गाली दी,
इससे गुजराती वोटर को गुस्सा आया और उसने अपना गुस्सा बीजेपी को वोट देकर निकाला। उनके प्रति कांग्रेस और बाकी ओपोजिशन वाले इतने खराब शब्दों का यूज करते हैं तो गुजरात की जनता को ये पसंद नहीं रहता है। गुजरात की जनता से नापसंद करती है और इसके कारण ही गुजरात की जनता आक्रोश के साथ और जुनून के साथ उन्होंने वोटिंग किया है और इसका नतीजा कल हमने सबने देखा है। गुजरात की जनता बहुत समझदार है। गुजरात की जनता कोई ऐसे रेवड़ी से या कोई मुफ्त में सब कुछ मिल जाए इससे गुजरात की जनता कभी भी ये बात स्वीकारती नहीं है। एक्चुअली व्यापारी जनता है हमारी, बहुत समझदार है और कोई अब तो ऐसा बन गया है कि भाजपा के सिवाय सोचता ही नहीं है गुजरात की जनता। कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि वो उन युवा नेताओं को अपने पास क्यों नहीं रख पाई जो पिछले चुनाव में उसके बड़े चेहरे थे। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आ गए और अब वो बीजेपी के टिकट पर जीत गए। पिछली बार कांग्रेस के जो 77 विधायक जीते थे उनमें से 19 कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने इनमें से 13 को टिकट दिया और उनमें से 8 जीत गए। अल्पेश ठाकुर ने चुनाव जीतने के बाद कहा कांग्रेस उन्हें उधार का माल कहती थी, इसलिए उन्होंने अपना उधार वापस ले लिया। मुझे ये अच्छा ताजुब होता है जब हम भारत माता की जय बुलाते तो कांग्रेस वाले बोलते हैं जय मत बुलाओ। यार ये भारत माता अपनी है, ये सबकी भारत माता है, सबको जय बुलानी चाहिए। भगवा रंग ये सदियों से चला आ रहा है और इसी भगवे रंग ने आज तो कमाल ही कर दिया है। क्योंकि हमने तो बोला था, उनके एक नेता ने ये बोला था मेरे और हार्दिक के बारे में कि उधार का माल है, उधार का माल था और चला गया था। हमने बोला भी हमने भी उधार दिया था, वापस ले लेते हैं। ये सब बातें तो लगी रही। पिछली बार आंदोलन था, एक आंदोलन की आवाज़ थी, उसकी वजह से उनको फायदा मिला। देखिए 25 साल में कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया हो, एक इश्यू नहीं है कि कांग्रेस ने आंदोलन किया हो। जो कोई आंदोलन खड़े होते हैं उसके पीछे खड़े हो जाते हैं तो बोले हाँ हम आपको समर्थन कर रहे हैं, और कुछ नहीं होता। और गुजरात के अंदर जो जीत हुई ना, ये नरेंद्र भाई की जीत है, ये अमित शाह साहब की जीत है, ये CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल की जीत है। चुनाव के नतीजों को, आम आदमी पार्टी और ओवैसी के इफेक्ट को, कांग्रेस के दावों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अहमदाबाद चलते हैं। निर्णय कपूर मेरे साथ में है। निर्णय कपूर इलेक्शन के दौरान गुजरात के चप्पे चप्पे पर घूमे, निर्णय की जानकारी, गुजरात की एक एक सीट के बारे में चमत्कारी जानकारी है। निर्णय ने सारे नतीजों का एनालाइज किया है, हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। तो निर्णय में आपसे जानना चाहता हूं कि केजरीवाल और ओवैसी ने हराया, ये दावा है कांग्रेस का। बहुत सारी डिटेल्स में दर्शकों के साथ शेयर की हैं, आपने भी नतीजे देखे हैं, एनालाइज किया है, क्या कहना है आपका? देखिए मैं ये समझ पा रहा हूँ रजत जी कि कांग्रेस को शायद कोई कॉन्क्रीट रीजन मिल ही नहीं रहा है। पूरे चुनाव में डिसोरिएंटेड रहे, प्रचार नहीं कर पाए, अपने वोटर्स को बाहर नहीं ला पाए। मैं अभी भरत सिंह सोलंकी का जो बयान सुन रहा था तो मुझे तुरंत स्ट्राइक हुआ कि ये ईवीएम पे गुस्सा क्यों निकल रहा है, ईवीएम पे क्यों उनका ये रोष निकल रहा है। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि पहली बार आज़ादी के बाद बोरसद की सीट कांग्रेस हार गई। बोरसद वो इलाका है जहां से भरत सिंह सोलंकी आते हैं, और आपको बता दूं कि इस फैमिली का वर्चस्व रहा है। पहले माधव सिंह सोलंकी की सीट के साथ वो मर्ज थी भादरण में, बाद में जब अलग हुई तो भरत सिंह सोलंकी जीते, और उसके बाद फिर उनके ब्रदर जो हैं राजेंद्र सिंह सोलंकी वो लड़ रहे थे। तो अब आप सोचिए कि परिवार के हाथ से वो सीट ही चली गई, इसलिए अब उनको कोई और एक्सक्यूज मिल नहीं रहा है। इस बार हम जो देख रहे हैं एक ऐसी वेव चली
नरेंद्र मोदी के नाम की, जिसके आगे बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो सब धराशायी हो गए। ये 7 सीटें जिसमें 5 ट्राइबल सीटें, मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं ट्राइबल एरियाज में भी काफ़ी घूमा और वहाँ मैंने देखा कि जिस प्रकार का जो विकास हुआ है वो देख करके मैं सोच भी रहा था कि आखिर वोट मिलता क्यों नहीं है बीजेपी को। लेकिन हमने देखा कि उसको चैनलाइज किया बीजेपी ने, और वहीं कांग्रेस जो है वो अब जो इल्ज़ाम लगा रही है आम आदमी पार्टी और AIMIM पे, मैं आपको बता दूं वहां कहीं पे भी वो प्रचार करते नजर नहीं आए। जो 2 सीटें वो बचा पाए हैं वो भी अपने नेताओं के बलबूते पे, जो वहां के लोकल कैंडिडेट थे उनकी मेहनत, उनका जो कुछ भी एफर्ट था उसकी वजह से वो बचा पाए हैं। और आप ने जैसे बताया भी है, आम आदमी पार्टी ने जो 5 सीटें जीती हैं उसमें से 4 तो बीजेपी के पास थी और 1 BTP के पास थी। और आम आदमी पार्टी का भी कोई कैडर ने काम नहीं किया है, उसके पास कैडर है ही नहीं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का सिर्फ प्रचार ही प्रचार था, वहां कैडर तो था ही नहीं आम आदमी पार्टी का गुजरात में। तो ये जो लोग हैं इन्होंने अपने बलबूते पे ये सीटें जीती हैं। अब ये आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़े, इसलिए आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई ये सीटें। अब रही बात MIM की, तो अगर आप MIM का परफॉर्मेंस देखें 13 सीटों में से, तो 1 सीट को छोड़ के बाकी कहीं पे भी उसे 2000 से ज्यादा वोट नहीं मिले। कोई 1-8 सीटों के जिसपे शायद 2000 से ज्यादा होंगे, दरियापुर की सीट, बाकी कहीं उसे 2000 से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो कैसे कांग्रेस के वोट्स को अफेक्ट कर सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि और जो आप बता रहे थे 24 जिले में, आपको बता दूं 25 जिले हैं गुजरात में जहां पे कांग्रेस को 0 वोट मिले। और अगर आप इम्पैक्ट की बात करें इन दोनों पार्टियों के, तो ओवैसी ने तो 13 ही उम्मीदवार उतारे थे मैदान में, और वो भी अहमदाबाद और सूरत और पाटन और बनासकांठा जिले में ही कंसंट्रेशन था उनका, बाकी तो कहीं था नहीं। लेकिन मैंने ये देखा है कि कांग्रेस को इस पूरे इलेक्शन के जो परिणाम है उससे एक सबक लेना चाहिए कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, कैसे इलेक्शन जीता जाता है, ये उसे एक बार देखना चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए। बीजेपी को पता था कि वो जीत रहे हैं, सारे जो ऑड्स थे वो भी उनके फेवर में ही जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 1-1 सीट पे काम किया और 1-1 सीट को बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से अप्रोच किया। और माइक्रो लेवल का 5 साल काम किया। पिछले चुनाव के बाद से ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, पिछले चुनाव में जो परिणाम आए थे, बीजेपी की इस बात को मानना पड़ेगा, और खासतौर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, बहुत जल्दी करेक्ट करते हैं जो भी मिस्टेक्स हुई होती हैं उसको। और इसी वजह से हमने देखा कि पिछले 5 सालों में लगातार, भले ही वो दिल्ली में है लेकिन उनका पूरा ध्यान गुजरात पे रहा, और जहां जब मेजर लेने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को भी आपने देखा होगा पूरा का पूरा फेस चेंज कर दिया उसका 1.5 साल पहले। तो जो स्टेप्स लेने थे, जिस तरह से चीज़ों को प्लान करना था, आप सोचिए कि वोट डालने से 1 दिन पहले आ जाते हैं प्रधानमंत्री यहाँ, और हमें पता चला है कि उन्होंने आकर के बाकायदा 1-1 सीट की समीक्षा की है, सेकंड फेज का जो वोट होने वाला था। और इंटरेस्टिंगली CR पाटिल को मार्क की कुछ सीटें कि इन सीटों का क्या हुआ, इन सीटों पे आपने क्या दोबारा कोई काम किया या नहीं किया। तो आप सोचिए कि आखिरी मोमेंट तक अगर एक लेवल की प्लानिंग चल रही है और बाकायदा कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जा रहा है। आप सोचिए हर ये जो 7 सीटें जो पहली बार जीती है बीजेपी में, इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि पिछले 1 साल से आप सोचिए यहाँ एनालिसिस हो रहा है कि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है 27 साल के बाद। और हमें अब पता चला है कि पिछले 1 साल से, आज जब नेताओं से बात हुई तो पता चला कि पिछले 1 साल से इन 7 सीटों पे लगातार फोकस किया जा रहा था और संगठन के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में थे CR पाटिल और स्टेट लेवल की जो टीम है, और बाकायदा वहाँ के पेज प्रमुखों के साथ कई बार मीटिंग की गई है। चुनाव से पहले अभी आखिरी दिनों में 2 ग्रुप्स में अलग अलग मीटिंग हुई है पेज समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ, और उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे उन्हें वोटिंग करवानी है। और यही एक बड़ा डिफरेंस था कि बीजेपी ने अपनी वोटिंग करवा ली इतनी लो वोटिंग के बावजूद, और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो थोड़े उदासीन भी दिखे और इस वजह से वो बाहर ही नहीं निकले। एक हमने प्रचार के दौरान जब हम घूम रहे थे तब भी हमने ये बात सुनी, कई वोटर्स ऐसे उनके अंदर एक सिनिसिज्म दिखा जब वो ये कहते हुए दिखे
कि अगर हम चुन भी लेंगे तो क्या हुआ, हमारा एमएलए तो बाद में बीजेपी में चला जाता है। ये बहुत कॉमन एक हमें रिएक्शन कांग्रेस के वोटर्स की तरफ से मिला भी था। और कांग्रेस के आपको एक और बात मैं बता दूं कि बाकायदा यहाँ पे ये कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा कि उनका वोटर जो है वो टाइम से आकर के वोट कर ले। और इसके परिणाम में आप देखिए एलिस ब्रिज की सीट अहमदाबाद की अर्बन सीट है, लेकिन वहां पे वोटिंग परसेंटेज इतना गिर गया, इस बार 39% वोट हुआ है खाली। उसके बावजूद अमित शाह जो वहां से लड़ रहे थे, अमित पोपटलाल शाह, वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। आप तो बड़ी बात है ये निर्णय आप जो कुछ बता रहे हैं वो डिटेल्स इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है कि सुनते जाएं, दर्शकों को समझाते जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि आज की बात में वक्त लिमिटेड होता है, तो कोशिश करें फिर किसी दिन इस पर और चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निर्णय कपूर ठीक कह रहे थे, गुजरात में कांग्रेस हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है। ये क्या हो गया? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। गुजरात में कांग्रेस को न ईवीएम ने हराया, न आम आदमी पार्टी ने हराया, न ओवैसी ने हराया। फिगर्स कहती हैं कांग्रेस ने अपने आप को हराया। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई गुजरात के चुनाव के बारे में। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी तो ये मानकर बैठ गई थी कि 27 साल की इनकम्बेंसी है तो लोग हमें वोट देंगे ही। फिर उन्होंने कहा कि गुजरात में हमारे नेताओं को लगा था कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, नाराज हैं, तो फिर मोदी को वोट क्यों देंगे। और कांग्रेस के नेता आज मुझे कह रहे थे कि हमारे लोगों ने सोचा जब मोरबी का पुल गिर गया, 130 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा अब तो गुजरात की जनता पूरी तरह नाराज हो जाएगी और मोदी को बिल्कुल वोट नहीं देगी, बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस तो मोरबी में भी हार गई। गुजरात में कांग्रेस ने अपने ऑफिस के बाहर काउंटडाउन की बड़ी सी घड़ी लगा दी, परिवर्तन का नारा लिख दिया और यह मानकर बैठ गए कि 8 दिसंबर के बाद जनता अपने आप सरकार बदल देगी। कभी कभी यह लगता था कि कांग्रेस मोदी की मेहनत, मोदी की लोकप्रियता और मोदी की रणनीति के आगे हथियार डाल चुकी थी। वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। चमत्कार तो हुआ, और ऐसा चमत्कार हुआ कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। उनके कानों को सच सुनाई देना बंद हो गया है और गुजरात के चुनाव के बाद मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जब गांधी जी के गुजरात में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली, कांग्रेस नेता सोच रहे हैं कि गुजरात में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। और जब कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं कि छोड़ो, ये ना सोचो यारों। लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है। उसने करीब 70 साल देश पर राज किया है। उसकी जिम्मेदारी है वो एक सशक्त, एक मजबूत विपक्षी भूमिका अदा करे, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। बिहार के चुनाव की बात करते हैं। सिर्फ एक सीट पर बाय इलेक्शन हुआ और इस एक सीट के नतीजे ने नीतीश कुमार को परेशान कर दिया है। अब आरजेडी के इल्जाम लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर बाय इलेक्शन में कुढ़नी सीट को हराया। असल में कुढ़नी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3600 वोटों से हरा दिया। – 2020 के इलेक्शन में यह सीट आरजेडी ने जीती थी। उस वक्त बीजेपी और जेडीयू का अलायंस था। बाई इलेक्शन में इस सीट पर नीतीश ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पूरी कैबिनेट वहां कैंपेन करने के लिए गई, लेकिन बीजेपी जीत गई। इसके बाद कुढ़नी से आरजेडी के विधायक रहे अनिल सहनी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनिल सहनी ने कहा कि नीतीश ने जानबूझकर अति पिछड़े वर्ग के बजाय पिछड़े वर्ग के नेता को टिकट दिया। इसके कारण महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। अनिल सहनी ने कहा अब नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अति पिछड़ों का सीट लेकर और अन अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाना, यह हार सरासरी महागठबंधन का नहीं, यह हार जो है सो माननीय नीतीश कुमार जी की है। तो अति पिछड़ों का तो सबसे बड़ा काम यही किया है, अति पिछड़ा को सीट को काट के दूसरा को दे दिए। यही तो सबसे बड़ा काम किए हैं वो। एक तो अति पिछड़ा को कोई सीट देता नहीं है, और जहां से सीट बन के कोई जीतता भी है, आजादी के बाद पहला बार है सहनी समाज और निषाद समाज और अति पिछड़ा का बेटा वहां से जीता, ताकि उसका टिकट अब कि राजद में रहेगा, हो सकता है कि राजद कहीं दे दे
सहनीय को दे दे, निषादे को दे दे, कोई अति पिछड़ा को दे दे। तो आपने उसको काटने के लिए आपने अपना जो आपका सिंडिकेट है, जो सिंडिकेट के सहारे आप पूरा बिहार चला रहे हैं, उस सिंडिकेट के माध्यम से आपने टिकट को अति पिछड़ा कर। क्या आपके पास में टिकट अति पिछड़ा समाज के लोग नहीं थे? क्या आपके पास में सहनी समाज के लोग नहीं थे जिसे आप वहां पर टिकट दे सकते थे? आज रोष इस बात की है, आक्रोश इस बात की है अति पिछड़ों में। आज लोग ये देख रहे हैं। नीतीश जी को सोचना चाहिए, अगर त्याग भावना है तो इस्तीफा कर अभी भी अगर महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से त्याग किए थे तेजस्वी जी, अपना ललटेन छोड़ दिए और आपको तीर को दे दिए, उसी प्रकार से आपको नीतीश जी मुख्यमंत्री के पद छोड़कर और तेजस्वी यादव को महागठबंधन मजबूत करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आरजेडी के नेता तो यही चाहते हैं कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और देखिए, आरजेडी के नेता नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने ऑफिशियली इस पर अभी रिएक्ट नहीं किया है, इस बयान का खंडन भी नहीं किया है। इसलिए मंशा क्या है, यह दिखाई तो देती है। बीजेपी को मौका मिला तो उन्होंने भी नीतीश को घेरा। बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, कुढ़नी में जो हुआ वही 2024 में पूरे बिहार में होने वाला है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की जनता यही चाहती है कि अब नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दें। हार से हाहाकार महागठबंधन में मचा हुआ है कि ये लोग चुनाव में भाषण दिए थे। आप अंतिम सभा जो हुई थी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का, आपने देखा कि 32 मंत्री विधायक मंच पर बैठे थे, पूरा कैबिनेट उतरा हुआ था और कहे थे कि ये जनादेश 24 और 25 तय करेगा। तो जनता ने तो जनादेश दिया है। आदेश जनता का साफ है कि आप गद्दी छोड़िए, मुख्यमंत्री जी इकबाल खत्म है, आपको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। 3 उपचुनाव हुआ आपके 100 दिन के गठबंधन की सरकार में, और तीनों उपचुनाव आप एक तरह से हार चुके। 2 जगह तो डायरेक्ट हम लोग जीते, गोपालगंज और कुर्नी, और मोकामा में भी हमारे पक्ष में जनादेश आया है। आपके सिंडिकेट जो पैसे का, धनबल का, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था, जीविका दीदी को घर घर तक पहुंचाने का आपने खेल खेला, महिलाओं वोटर को प्रभावित करने का, उसके बाद भी हमने चुनाव जीता। यह सही है कि आरजेडी के एक नेता के बयान को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि महागठबंधन में दरार आ गई है, लेकिन अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, ये तय है। इसलिए नीतीश कुमार भले ही इस वक्त खामोश हैं, लेकिन इस हार के बाद सावधान तो जरूर हो गए होंगे। दिल्ली में आफताब नाम के जिस हत्यारे ने जिस पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए थे, आज उसी बेटी के पिता मुंबई में पहली बार कैमरे के सामने आए। श्रद्धा के पिता विकास पालकर ने कहा, 2020 में जब उनकी बेटी ने महाराष्ट्र के वसई थाने में आफताब के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, तब पुलिस ने इस केस को हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि अगर आफताब को जांच के लिए बुलाया जाता तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। श्रद्धा के पिता ने आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद श्रद्धा के पिता ने कहा कि आफताब ने जिस बेरहमी से उनकी बेटी की हत्या की, उसके बाद उसे सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वसई पुलिस व नाला सोपारा पुलिस, तुड़ी पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है, वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। श्रद्धा के पिता का दुख समझा जा सकता है। किसी भी माता पिता ने अपनी बेटी खोई हो, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। आज उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक
18 साल का होने पर बच्चों को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक है, अपने फैसले लेने का हक है। माता पिता की बात सुनना उनके लिए जरूरी नहीं है। आज इस आहत पिता ने कहा कि यह कानून समाज का नुकसान कर रहा है, क्योंकि बच्चे अपना भला बुरा नहीं समझ पाते और कानून माता पिता के हाथ बांध देता है। इसीलिए उनकी बेटी आज उनके साथ नहीं है। अगर बेटी ने उनकी बात सुनी होती तो वो आज जिंदा होती। इसीलिए इस पिता ने कहा कि सरकार को इस कानून में बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं आपको सुपरस्टार आमिर खान का एक नया लुक दिखाता हूं। यह लुक उनकी किसी नई फिल्म का नहीं है, यह उनके नए प्रोडक्शन हाउस के नए ऑफिस की शुरुआत के वक्त की गई पूजा का है। आमिर खान ने आज अपने ऑफिस की पूजा मराठी परंपरा के मुताबिक और मराठी वेशभूषा में की। सिर पर टोपी, माथे पर तिलक, हाथ में रक्षा सूत्र। आमिर खान ने नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर परंपरा के अनुसार नारियल भी फोड़ा और कलश भी स्थापित किया और पूरे विधि विधान से पूजा की। इस मौके पर किरण राव उनके साथ थी। हालांकि किरण और आमिर का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दोनों मिलकर अपने बेटे आजाद को पाल रहे हैं और इन दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है। तो आमिर खान को नए ऑफिस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया ऑफिस, नई जगह, आमिर खान के लिए सफलता के नए दरवाजे खोले, ये मेरी शुभकामना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।